Hi dear students, I hope you all are safe and healthy. So today we're going to begin with a new topic which is photoelectric effect. Okay, and this topic is very important. So let's proceed. Now this photoelectric effect was discovered by Hendrik Hertz in 1887 and was later explained by आइंस्टीन इन 1905. ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डिस्कवर हेनरिक हर्ट्ज ने किया था लेकिन उसको लेटर एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने 1905 में. ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो सोलर पैनल्स होते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी ओनली. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर when certain metals, basically alkali metals such as potassium, rubidium, cesium, etc. alkali metals इसलिए क्योंकि उनके outer मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको इजीली निकालना बहुत आसान होता है. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए एल्कली मेटल्स ये इफेक्ट बहुत अच्छे से देते हैं. सो सपोज मेटल प्लेट है और उस पर लाइट जैसे ही पड़ी वैसे ही जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई इस मेटल प्लेट पर वैसे ही दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए. ठीक है, सो ये जो फिनोमिनन है दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हुए उस मेटल प्लेट से. इज दैट क्लियर? नाउ सी दिस डायग्राम. ये जो मेटल प्लेट है नीचे उस पर लाइट रेज आई. ठीक है, और जैसे ही लाइट रेज स्ट्राइक हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो गए. इज दैट क्लियर? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जैसे ही लाइट रेज पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो गए, इजेक्ट हो गए. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं दे आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ना अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैप्चर करके इलेक्ट्रिक सर्किट में डाल देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में एंड हेंस इट विल हेल्प इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. इज दैट क्लियर? सो दिस करंट इज फोटो करंट. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. आपने देखा कि जैसे ही लाइट उस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हुई वैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, उसके बाद एमीटर में डिफ्लेक्शन आया एंड देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. इज दैट क्लियर? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी. इससे पहले हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है तो वो भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ओके, now let us move to experimental observations. I have already explained that this photoelectric effect was discovered by हेनरिक हर्ट्स, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके, so the first point is ejection of electron is instantaneous. Yes, बहुत important point है कि जैसे ही light strike हुई metal surface से वैसे ही ejection of electron हुआ. That means no time lag, कोई भी time का gap नहीं था बीच में. ठीक है, जैसे ही light पड़ी वैसे ही. ऐसा नहीं कि metal surface पे light आई उसने बोला नहीं नहीं मैं भी थोड़ी देर बाद light eject करूंगा electrons. No, जैसे ही लाइट पड़ी मेटल पर वैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इंस्टेंटेनियस. ओके, so next observation is the number of photoelectron is proportional to intensity or brightness of light. Now what is intensity or brightness? क्या है ना? इंटेंसिटी और ब्राइटनेस आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक टॉर्च है. ठीक है, उसमें हम वेरिएबल ब्राइटनेस वाला जो उसमें बटन होता है ना उसको अगर हम घुमाएंगे, सपोज मैं लो टू हाई जाऊंगी तो जैसे जैसे मैं लो टू हाई उसको करूंगी, जैसे उसको रोटेट करूंगी नॉब को, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी. जैसे जैसे मतलब मैंने टॉर्च की इंटेंसिटी बढ़ाई तो वैसे ही टॉर्च की ब्राइटनेस भी बढ़ गई. ठीक है, और जैसे जैसे मैंने टॉर्च की इंटेंसिटी कम करी उसी नॉब को अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करूंगी, हाई टू लो करूंगी, तो वैसे वैसे ब्राइटनेस भी कम हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की उसी वजह से ब्राइटनेस भी बढ़ गई. समझ आ गया? सो इंटेंसिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी ही ज़्यादा ब्राइटनेस होगी. ठीक है, आप ऐसे समझो सपोज एक मेटल प्लेट है एंड ऑन दैट मेटल प्लेट 4 रेज आर फॉलिंग. 4 रेज आ रही हैं और उन 4 रेज की जो इंटेंसिटी है वो हमने ले ली सपोज आई.
ठीक है। अब उन 4 रेज को मैंने डबल कर दिया, 8 रेज अब आ रही हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, 2 आई। ठीक है, अब इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ गई तो इसीलिए ब्राइटनेस भी बढ़ गई। समझ में आ गया। और जब इंटेंसिटी बढ़ी है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा इजेक्ट होंगे, दैट मीन्स मोर इजैक्यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। इज दैट क्लियर। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। समझ में आया। सो बेसिकली क्या है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है। और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं तो करंट भी इंक्रीज होगा। तो हम वैसे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑल्सो। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन is for each metal there is a characteristic minimum frequency nu naught, which is known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे आएगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं। इसमें लिखा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तभी इलेक्ट्रॉन उसके बाद इजेक्ट होगा। दैट मीन्स अगर सपोज एक लाइट आई है मेटल सरफेस से, वो और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोज और इंटेंसिटी बढ़ गई उस लाइट की, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करी और इलेक्ट्रॉन निकला, दैट मीन्स उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ओके, एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नॉट भी बोलते हैं। ठीक है। तो हर मेटल की अपनी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इज दैट क्लियर। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। लेकिन अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो रही है मेटल सरफेस पर जितना उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। समझ में आ गया। तो हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। सपोज किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 है और लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही है वो 7 आ रही है, इसका मतलब 7 तो कम है 10 से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड उससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। चाहे आप 9:30 कर लो, 9:45 कर लो, तब भी नहीं होगा। उसको कम से कम 10 की फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। 10 पे कर लो, 11, 12, उसके बाद होता रहेगा, लेकिन 10 से कम में इजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। सो जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। आगे इसमें क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब आप इसको इस तरह से समझो, सपोज ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, और मेटल में आपको पता है एटम्स होते हैं, और एटम्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। एल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, so what is threshold energy? It is the minimum energy required by metal to eject electron. Okay. Threshold energy is also known as work function, which is denoted by W. All right. Okay, now let us understand this in a more better way. Suppose this is a metal plate, okay, whose work function is 10, मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस मेटल को तभी ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर इसके ऊपर लाइट फॉल हुई, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है लाइट की वो सपोज 9 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। ठीक है। अब इसकी एनर्जी बढ़ा करके 10 हो गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। इज दैट क्लियर। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। सो किसी भी मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है, मतलब उतनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर। नाउ सपोज अब आप को मालूम है दैट लाइट इज़ व्हाट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। तो सपोज हमने ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी ली हमने न्यू, ठीक है, और जो फोटॉन्स हैं
उनका हमने लिख दिया एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एच न्यू। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि ये जो एनर्जी है फोटोन की वो 10 है। ठीक है, ये जो फोटॉन्स की एनर्जी है, आपको पता है फोटोन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उसकी हमने ले ली कि ये क्या है, 10 है। इज दैट क्लियर? और एक फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि 5 का फोटोन आ गया या 8 का फोटोन आ गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं, 10 का फोटोन आएगा तभी वो एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन कितना है, 10 है। इस दैट क्लियर? पूरा एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 का फोटोन तो है, उसमें से 5 एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी या 8 एब्जॉर्ब हो गई, नो, पूरा जो फोटोन है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो फोटोन रिक्वायर्स कंप्लीट एनर्जी ऑफ 10, इट विल नॉट एक्सेप्ट इनसफिशिएंट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पर बात हो रही है वर्क मेटल की, कि मेटल का जो वर्क फंक्शन 10 है। अब आप बोलो कि 10 वर्क फंक्शन है तो हम 2 फोटोन सेंड कर देते हैं यहाँ पर 5 एनर्जी के। ठीक है, 5 + 5 10 हो गया ना, तो ये भी नहीं होता है। 1 photon is required and that too of sufficient energy. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं होगा कि 10 वर्क फंक्शन है तो आप एक एक करके फोटोन भेज देंगे जब तक 10 नहीं होते। इज दैट क्लियर? सो नो, ऐसा भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? वाई? बिकॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। इज दैट क्लियर? ये अभी हमने पढ़ा भी है कि जैसे ही लाइट फॉल होती है मेटल पर, वैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि वर्क फंक्शन 10 है तो एक एक करके हम बेचते रहेंगे जब तक 10 नहीं हो जाते, है ना? हो तो सकता है कि एक एक करके भेज दिए हमने फोटोन और 10 हो गए, 10 एनर्जी कंप्लीट हो गई, तो इलेक्ट्रॉन अब निकल जाएगा। देर लगेगी पर इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही ना इस टाइम पर भी। नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि मल्टीपल फोटॉन्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, ओनली 1 फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। अभी मैंने पहले भी बोला है कि ढेर सारे फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, कि 10 की एनर्जी रिक्वायर्ड है कि 10 फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं, 10 की एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एक ही फोटोन की एनर्जी 10 होनी चाहिए तभी वो एब्जॉर्ब होगा, वरना नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सपोज अब यहाँ पर 10 की एनर्जी रिक्वायर्ड है लेकिन यहाँ पर 12 की फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो आ रहा है, 12 की एनर्जी का फोटोन यहाँ पर आ रहा है। अब क्या हुआ? ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 10 तो यूज़ हो गई एनर्जी, ठीक है, इजेक्ट करने में इलेक्ट्रॉन को, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अब बाकी का कितने एनर्जी बची? 2 एनर्जी इज लेफ्ट, और ये जो एनर्जी लेफ्ट है, दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। Is that clear? So this 2 energy will going to be converted into kinetic energy. अगर 15 एनर्जी का फोटोन सेंड हो गया और 10 इसमें से यूटिलाइज हो गई तो कितनी बची बाकी की? 5। तो ये 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये जो राइज इन एनर्जी हुआ, जैसे यहाँ पर 10 एनर्जी रिक्वायर्ड थी लेकिन फोटोन 15 एनर्जी का आ गया या 12 एनर्जी का फोटोन आ गया, तब आप बोलेंगे कि ये राइज इन एनर्जी इज ड्यू टू व्हाट? ये जो एनर्जी बढ़ रही है वो कैसे हो रही है? ओके, सो वी नो दैट E, दैट मीन्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी, और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास थी 5 थी और ये 2 थी, ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी देर विल ऑल्सो बी इंक्रीज इन द एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो जैसे ये जो इंसिडेंट फोटोन था, ये जो आया मेटल सरफेस पर, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो है एच न्यू। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है
दैट मीन्स जो वर्क फंक्शन है वो हो जाएगा एच न्यू नॉट. इज दैट क्लियर? और ये न्यू नॉट क्या है? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? सो आपकी इक्वेशन क्या हुई? एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. इज दैट क्लियर? कैसे? जैसे आपके पास जो है 15 का फोटोन आया, उसमें से 10 जो था वर्क फंक्शन था, इतनी एनर्जी मेटल को चाहिए थी इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो 10 यूज़ हो गई 15 में से, कितनी बची? 5. तो ये 5 एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ सी दिस टेबल. यहाँ पर सीजियम सबसे ऊपर, इसका वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. तो ये जो 1.9 है, इसके बाद पोटेशियम 2.2 है, फिर 2.3, लिथियम 2.5 है. तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वर्क फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ये है कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड? सो जैसे जैसे वर्क फंक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल आल्सो इंक्रीज. ओके. ओके, नाउ देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आई सेड कि ये जो 15 का फोटोन आया है इस एनर्जी से, उसमें से 10 एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. ओके. एंड 5 energy is left, so this energy will be converted into kinetic energy. Is that clear? So maximum कितनी एनर्जी बचेगी? 5. 5.5 भी नहीं बचेगी, ठीक है, 5.1 भी नहीं बचेगी, मैक्सिमम कितनी बचेगी? 5. ओके. सो आप एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. सपोज यू वेंट टू द मार्केट विद ₹500, ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू परचेज अ बुक विच इज़ ऑफ ₹300. इज़ दैट क्लियर? तो आपने ₹500 लेके गए, 300 यू हैव स्पेंट. नाउ हाउ मच इज़ लेफ्ट? मैक्सिमम कितना बचेंगे? 200, ठीक है, 199 भी नहीं, ओ सॉरी 199 भी नहीं, 201 भी नहीं, मैक्सिमम कितना बचेगा? 200. अब ये अलग बात है कि आप बीच में और एक्सपेंडिचर कर दें, कुछ स्टेशनरी ले लें या कुछ, लेकिन मैक्सिमम कितने बचने चाहिए? 200 बचने चाहिए ना. इज़ दैट क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 5. इज़ दैट क्लियर? एंड तो हम इसको और ऐसे समझ सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है. तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज एच एंड इन द ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट. ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी लेफ्ट जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी. एंड एवरी पार्टिकल हैज़ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. So this is the maximum possible value of kinetic energy. So electrons will have different kinetic energy. जो fastest electron होगा, ठीक है, it will have highest kinetic energy. Is that clear? And all electrons do not move with the same kinetic energy. ठीक है, तो जब तक threshold frequency is not provided, electrons will not eject. ठीक है, and so when electron is not ejected, so there will be no kinetic energy of electron. Is that clear? So kinetic energy basically किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर. ठीक है, अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा. इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. One more thing we can see is that a more intense beam of light, जितनी ज़्यादा intensity होती है एक light में, it consists of more photoelectrons, and when there are more photoelectrons, so consequently the number of electrons ejected is also larger as compared to that in an experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed. Okay, so with this we have completed this photoelectric effect. I hope you have understood. Okay, so study well. Thank you and all the best.